दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। रूबिक्स क्लब के प्रस्थान के बाद ध्रुव की शुरुआती प्लानिंग थी कि वह दक्षिण प्रांत में आतिथ्य सैली और आतिथ्य डायना से मिलेगा। उसके बाद वह पुनर्मिलन रियूनियन में शामिल होगा। हालांकि अब प्लान बदल गया था। क्लास रियूनियन को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। छुट्टियां अब भी शुरू ही हुई थीं और कुछ सहपाठी अब भी वापस नहीं आए थे, इसलिए इसे 1 महीने बाद के लिए तय किया गया। ये डिसीजन कल ग्रुप चैट में उसके सहपाठियों ने लिया, क्योंकि अब भी समय था। ध्रुव ने जूलिया को पहले डार्क केप ले जाने की योजना बनाई। यह उस वक्त उसकी लिस्ट में सबसे जरूरी चीज थी। अगर समय आने पर वह रियूनियन में शामिल नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं, उसे भविष्य में उनसे मिलने के और भी मौके मिलेंगे। डार्क केप की सुरक्षा अभी सबसे जरूरी थी। वह तभी चिंता मुक्त होगा जब डार्क केप चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करना शुरू करेगा और पूरी तरह सेफ हो जाएगा। प्लान बनाने के बाद ध्रुव उसी दिन वापस कैपिटल सिटी चला गया। इस बार उसने नताशा को कुछ नहीं बताया। इसके बजाय अगले दिन उसने जूलिया को तुरंत डार्क केप भेज दिया। उनका पहला पड़ाव लू सिटी था, जो डार्क केप का सबसे नजदीकी प्रांतीय शहर था। ध्रुव और जूलिया सीधे कैपिटल सिटी से लू सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिन आराम किया। फिर अगले दिन वे स्थानीय मिलिट्री बेस से हेलीकॉप्टर द्वारा डार्क केप पहुंचे। कुछ घंटों बाद वे लैंडिंग से पहले डार्क केप के एयर स्पेस में पहुंचे। भले ही यह एक मिलिट्री विमान था, लेकिन यह दिखने में सिविलियन प्लेन जैसा लग रहा था। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि फाल्कोनिया के जासूस इसे पहचान न सकें और कोई दिक्कत न हो। डार्क केप दोनों साम्राज्यों के ट्रांसपोर्ट सेंटर के रूप में काम करता था। यहां से हर दिन कई व्यापारी गुजरते थे। यह एक छोटा लेकिन समृद्ध शहर था और कई हेलीकॉप्टर इसके आसपास आते जाते रहते थे। इसीलिए ध्रुव और जूलिया ज्यादा ध्यान नहीं खींच पाए। जब ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज का कंट्रोल था, तब यहां के लोगों से इतने ज्यादा टैक्स वसूले जाते थे कि उनकी ज्यादातर कमाई उन्हीं के पास चली जाती थी। लोगों के पास टैक्स भरने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि दोनों साम्राज्यों का इस जगह पर कोई कंट्रोल नहीं था। ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज के कप्तान एक पागल इंसान था। जो लोग विरोध करते उन्हें पकड़ लिया जाता और पकड़े गए लोग फिर कभी लौटकर नहीं आते थे। जब ऑल्टर रेड फ्लेम मर्सिनरीज ने ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को हटाया तो उन्होंने टैक्स और फीस खत्म कर दी। इससे यहाँ व्यापार करने वाले लोग खुश हो गए, क्योंकि पहले वे बहुत ज्यादा पैसा भरते थे। डार्क केप में बिजनेस करने वाले ज्यादातर लोग दोनों साम्राज्यों के नागरिक थे। वहीं डार्क केप के मूल निवासी इंडिजिनस पीपल बहुत कम थे। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर वापस चला गया। पायलट लू सिटी मिलिट्री डिपार्टमेंट से था। उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स से ऑर्डर मिला था कि वह डार्क केप में 2 लोगों को पहुंचाए। भले ही उसे दोनों की पहचान जानने की थोड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन एक सोल्जर होने के नाते उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। हेलीकॉप्टर उड़ाते वक्त उसने कुछ घंटों में ध्रुव और जूलिया से एक भी शब्द नहीं कहा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद ध्रुव जूलिया को डार्क केप के सेंटर में स्थित महल ले गया। दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए थे। अब कोई नहीं पहचान सकता था कि वे असल में कैसे दिखते थे। जब वे महल के गेट पर पहुंचे तो ध्रुव ने किलर को उन्हें लेने के लिए बुलाया। महल के अंदर जाने के बाद ध्रुव ने फिर से वही रूप धारण कर लिया जैसा वह असल में दिखता था। महल के अंदर तैनात लोग रेड फ्लेम मर्सिनरी के भरोसेमंद मेंबर्स थे, इसीलिए ध्रुव को अपनी पहचान उजागर होने की चिंता नहीं थी। इसके अलावा अगर जूलिया ने अपना काम सही से कर लिया तो उसकी पहचान उजागर होने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फाल्कोनिया के घातक हथियारों के खतरे के बिना ध्रुव बेफिक्र था। साथ ही उसे सोमरलैंड का सपोर्ट भी था। इसके बाद जूलिया ने अपने काम में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया और हर तरह के इक्विपमेंट्स इकट्ठा कर लिए। ये सभी सामान ध्रुव और जूलिया के आने से पहले अलग अलग माध्यमों से यहां भेज दिए गए थे। इस बीच
ध्रुव ने किलर से कहा कि वह रेड फ्लेम की कोर टीम को मीटिंग के लिए बुलाए। डार्क केप के महल के सेंटर में ध्रुव ने किलर से रेड फ्लेम मर्सिनरी के सीनियर ऑफिसर्स को बुलाने के लिए कहा। जल्द ही वे एक एक करके आ गए। पहला प्रथम उपकप्तान किलर, दूसरा दूसरे उपकप्तान पॉल, तीसरा तीसरे उपकप्तान ट्यूलिप। वहीं एक दुबला पतला और थोड़ा कमजोर दिखने वाला युवक भी था। ध्रुव को लगा कि वह ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज का कोई आदमी होगा। वह यहां क्यों था? ध्रुव ने किलर की तरफ सवालिया नजर से देखा। किलर ने यह देखा तो वह खड़ा हुआ और बोला, कैप्टन, यह ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज का भूतपूर्व सलाहकार है। इसका नाम रोरी हडसन है और यह डार्क केप का निवासी है। मैंने इसके पास्ट की जांच की है। ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज में रहते हुए इसने किसी की हत्या नहीं की थी। ये मूल रूप से केवल उनकी आंतरिक मामलों में मदद करता था। इसके कई आइडियाज हमारे विकास के लिए फायदेमंद हैं और डार्क केप में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। इसलिए मैंने इसे अपने पास रखने का फैसला किया। रोरी हडसन आपको सलाम करता है कैप्टन। दुबला पतला आदमी आगे बढ़ा और झुककर ध्रुव को प्रणाम किया। ध्रुव ने उसे ध्यान से देखा। वह बहुत बूढ़ा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह 27-28 साल का होगा। वह थोड़ा कमजोर था और ज्यादा ताकतवर नहीं दिखता था। वह दूसरे या तीसरे दर्जे का होगा, यानी आम लोगों से थोड़ा मजबूत। ध्रुव ने पूछा, क्या तुम डार्क केप के मूल निवासी हो? हाँ कैप्टन, रोरी ने जवाब दिया। चूंकि तुम ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज के सलाहकार हुआ करते थे, तो तुम्हें पहले से ही डार्क केप की गहराई से जानकारी होगी। मुझे बताओ, अभी डार्क केप की वर्तमान स्थिति क्या है? कैप्टन, मेरा मानना है कि भले ही डार्क केप की मौजूदा स्थिति ठीक लगती है, लेकिन यह अभी भी दो साम्राज्यों के बीच संतुलन पर आधारित है। अगर यह संतुलन थोड़ा भी बिगड़ा तो डार्क केप खत्म हो जाएगा। ओह, जरा विस्तार से बताओ। डार्क केप दोनों साम्राज्यों के बीच है। यह चुंबकीय हस्तक्षेप के बिना एकमात्र स्थान है। इस वजह से यह एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक पॉइंट है। दोनों साम्राज्य इसे हासिल नहीं कर सकते, इसलिए यह पहले ब्लडथर्स्टी मर्सनरीज और अब रेड फ्लेम के कब्जे में है। लेकिन अगर दो साम्राज्यों के बीच संतुलन टूट गया तो डार्क केप मुश्किल में पड़ जाएगा। यह दो साम्राज्यों के सामने बस एक छोटी नाव जैसा है। अगर लहरें उठीं तो यह डूब जाएगा। डार्क केप चाहे जिस तरफ झुके, उसका अंत विनाश ही होगा। तो इसका हल क्या है? ध्रुव ने पूछा। अगर आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो सबसे पहले डार्क केप के पास टॉप क्लास फाइटिंग पावर होनी चाहिए। तानाशाह की ताकत एक टॉप ड्रैगन रैंकर होने के बावजूद काफी नहीं थी। उन्हें कम से कम आपके स्तर की ताकत चाहिए कैप्टन। दूसरी बात, डार्क केप को चुंबकीय क्षेत्र को खींचने का कोई तरीका खोजना होगा। इससे दोनों साम्राज्य यहां घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये दोनों शर्तें अनिवार्य हैं। इसके अलावा रेड फ्लेम को और मजबूत करना होगा और डार्क केप को हथियारों से लैस करना होगा। रोरी ने अपनी बात खत्म की। उसे यकीन था कि ध्रुव उसकी बात समझेगा। ध्रुव ने टैक्स खत्म करके और अत्याधुनिक हथियारों पर खर्च करके साबित किया था कि वह कुछ बड़ा हासिल करने का इरादा रखता है। रोरी ने यह सुझाव तानाशाह को भी देने चाहे थे, लेकिन तानाशाह के पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। अगर वह ध्रुव जैसे ताकतवर व्यक्ति होते तो ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज को पहले ही हटा देते। इसलिए ये दोनों शर्तें अनिवार्य थीं। अगर इनमें से कोई भी पूरी नहीं होती तो डार्क केप बच नहीं सकता। रोरी, यह अच्छा है कि तुमने इतनी गहराई से सोचा। मैं डार्क केप का विकास तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। ये तीनों तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम अपने गृहनगर की प्रोटेक्शन करना चाहोगे, है ना? हाँ कैप्टन, रोरी ने खुश होकर जवाब दिया। हालांकि रेड फ्लेम के 3 उपकप्तानों ने उसे अपनी टीम में ले लिया था, लेकिन बिना कैप्टन सब कुछ अनिश्चित था। इसकी वजह यह थी कि वह जानता था कि असली मालिक अनिकेत था। अब जब कैप्टन ने उसे खुद मंजूरी दे दी थी तो वह बहुत खुश था। इसके अलावा रेड फ्लेम मर्सिनरीज ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज से काफी ज्यादा इंसानियत वाली थी। रेड फ्लेम सिर्फ उन्हीं को मारता था जो इसके लायक होते थे। इसके विपरीत ब्लडथर्स्टी मर्सिनरीज सिर्फ मेरा रास्ता या हाईवे की पॉलिसी पर चलती थी। और तानाशाह
पूरी तरह पागल था। रेड फ्लेम ने डार्क केप पर टैक्स भी खत्म कर दिया था, जो कि एक खगोलीय अमाउंट था। कौन सा मर्सिनरी ग्रुप इतना बड़ा टैक्स देने की वजह से डार्क केप पर कब्जा नहीं करना चाहेगा? फिर भी वह रेड फ्लेम के असली इरादों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि डार्क केप अब रेड फ्लेम का फ्यूचर बेस होगा। हमें इस जगह को ऐसी एंटिटी बनाना होगा जो दो साम्राज्यों सहित किसी भी ताकत से न डरे। तो किलर, तुम्हें जल्दी से जल्दी वे सारे हथियार और इक्विपमेंट खरीदने होंगे जिनके लिए मैंने तुम्हें कहा था। रॉजर दैट कैप्टन, किलर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। 2 दिन पहले जो डिवाइस यहां आया था वह चुंबकीय क्षेत्र खींचने और डार्क केप को छुपाने में हेल्प करेगा। मैंने टेक्नीशियन भी हायर किए हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि डार्क केप बड़े बड़े मिसाइल अटैक्स को रोक सके। मेरी दिखाई गई ताकत के साथ हमने रोरी की बताई हुई 2 कंडीशंस पूरी कर ली हैं। बाकी का काम मैं तुम सब पर छोड़ता हूं। सचमुच? तीनों उपकप्तानों ने एक साथ पूछा। बिल्कुल, मैं इस बारे में मजाक नहीं करूंगा। यह तो कमाल है। सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। डार्क केप अब ऐसी जगह बनने जा रही थी जो किसी भी ताकत से न डरे। यहां रहना सबके लिए बहुत सेफ और आरामदायक होगा। जिनके रिश्तेदार और दोस्त हैं, आप उन्हें डार्क केप में रहने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। यह जगह बहुत बड़ी है और अभी भी कई हिस्से हैं जो डेवलप नहीं हुए। मैं इसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री में बदलना चाहता हूं। हाँ कैप्टन। आने वाले समय में ध्रुव ने डार्क केप पर फोकस किया। चुंबकीय क्षेत्र को खींचना उतना आसान नहीं था जितना उसने बताया था। डिवाइस को असेंबल करने के बाद भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। इस वजह से प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। देखते देखते 1 महीना बीत गया। हालांकि जूलिया का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। असल में वह हर दिन 10 घंटे से ज्यादा काम करती थी। उसे जरूरत पड़ने पर आराम करने देता था, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं थी। पिछले दिनों डार्क केप ने बहुत सारे वेपन्स खरीदे। उन्होंने कायोस लैंड के ब्लैक मार्केट से 8 पनडुब्बियां और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर भी खरीदा। इसके अलावा तानिया ने धीरे धीरे विदेश में अपनी प्लानिंग इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी थी। वहीं देश में ईस्ट लीग कैपिटल्स तेजी से डेवलप हो रही थीं। ध्रुव का ग्रैंड पॉइंट तेजी से बढ़ रहा था। आधे महीने पहले यह 1200 से बढ़कर अब 3000 से बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच रहा था। हर दिन ध्रुव का ग्रैंड पॉइंट औसतन 100 अंकों की दर से बढ़ रहा था। इस रेट से ध्रुव को अपने शरीर को अपग्रेड करने और अगले लेवल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब ऐसा होगा तब वह सचमुच निडर बन जाएगा। कुछ और दिन बीते और ध्रुव का ग्रैंड स्कोर 5000 तक पहुंच गया। उसी दिन डार्क केप में सभी के मोबाइल नेटवर्क अचानक बंद हो गए। कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा था। सिर्फ लैंडलाइन फोन यूज हो सकते थे। हालांकि कुछ ही मिनटों में सब नॉर्मल हो गया। कोई ज्यादा परेशान नहीं हुआ। इसी बीच डार्क केप के सेंट्रल महल में रेड फ्लेम मर्सिनरीज के कई मेंबर्स खुशी से चीयर कर रहे थे। चुंबकीय क्षेत्र खींचने का एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल हो गया। भविष्य में डार्क केप को रिमोट से कंट्रोल किए जाने वाले मिसाइल अटैक्स का डर नहीं रहेगा। जैसे ही रडार से इसका पता चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का खिंचाव तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और मिसाइल या तो अपनी दिशा खो देगी या मिसफायर कर जाएगी। ये डार्क केप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। सिर्फ ध्रुव ही, जिसके पास सोमरलैंड का पूरा देश सपोर्ट कर रहा था, इस गोल को इतनी जल्दी हासिल कर पाया। वरना यह तभी पॉसिबल होता जब वे इस टेक्नोलॉजी के पॉपुलर होने का इंतजार करते। अभी दुनिया में बस कुछ ही बड़े देश थे जो चुंबकीय क्षेत्र को इस लेवल तक कंट्रोल कर सकते थे। जूलिया ने 20 दिनों से ज्यादा समय तक रोजाना 10 घंटे से ज्यादा काम किया और इस वजह से उसका वजन भी काफी कम हो गया। डार्क केप सेंट्रल कैसल की लैब के अंदर रेड फ्लेम मर्सिनरीज के कुछ मेंबर्स लैब से बाहर निकल गए थे और बाकी मिड लेवल मेंबर्स को ये न्यूज बताने के लिए बुला रहे थे। मिस स्टेफनी, थैंक यू। ध्रुव ने ईमानदारी से उनका धन्यवाद किया। अब से उसे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो एक्सपोज भी हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाल्कोनिया की ताकत सोमरलैंड के बराबर थी।
लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक्स का खतरा खत्म हो गया था। अब उसे तब तक डरने की जरूरत नहीं थी जब तक वे कोई संरक्षक, गार्डियन नहीं भेजते। अगर फाल्कोनिया ने संरक्षकों को भेजा तो सोमरलैंड भी चुप नहीं बैठेगा। दोनों पक्षों की हाई लेवल फाइटिंग पावर एक दूसरे की नजर में थी। अगर कोई एक कदम उठाता तो दूसरे को तुरंत पता चल जाता। इसीलिए दोनों साम्राज्य जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। वर्तमान हालात में ये बात और भी सच थी, क्योंकि सब कुछ अभी अनजान था। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार हुआ, संरक्षक दुनिया को कंट्रोल करने वाली पावरफुल ताकत बन गए। कोई भी साम्राज्य हारने का रिस्क नहीं ले सकता था। ध्रुव, तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र, हम्बल होने की जरूरत नहीं है। तुम भी सोमरलैंड में हम में से एक हो, और ऊपर से तुमने पिछली बार मेरी जान भी बचाई थी, जूलिया ने थके हुए कहा। वो 20 दिनों से ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रही थी। यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। आखिरकार वह एक आम इंसान ही थी। मिस स्टेफनी, पहले थोड़ा आराम करो। तुम इतने दिनों से काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। हम तभी वापस जाएंगे जब तुम ठीक हो जाओगी, ध्रुव ने कहा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे मिस स्टेफनी कहना बंद कर दो। बस मुझे जूल्स बुलाओ। मुझे नहीं लगता कि यह ठीक रहेगा, ध्रुव ने झिझकते हुए कहा। इसमें क्या गलत है? मेरे सारे दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। या फिर तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? जूलिया ने पूछा। बिल्कुल नहीं। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें अपना दोस्त कैसे न मानूं? अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मेरे पास आ जाना। जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं मना नहीं करूंगा। ये बात पक्की है। अब मैं रेस्ट करने जा रही हूं। ठीक है, चूंकि हम दोस्त हैं तो तुम मुझे क्या बुलाओगे? जूलिया ने शरारत से पूछा। मिस जूल्स? उसे? जूलिया ने ध्रुव की ओर देखा और सवालिया लहजे में कहा। जूल्स, अब जाओ और आराम करो। ये हुई ना बात। जूलिया मुस्कुराते हुए चली गई। ध्रुव लैब में अकेले रह गए। वह अपने सामने लगे डिवाइस को देख रहे थे। इस समय डार्क केप का सिक्योरिटी इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ध्रुव ने सिस्टम पैनल की तरफ देखा। उसके ग्रैंड पॉइंट्स 5200 तक पहुंच गए थे। अगर वह और 4800 पॉइंट्स कमा लेता तो अपने शरीर को और अपग्रेड कर सकता था। एक बार जब उसका शरीर बेहतर हो जाता तो वह नेक्स्ट लेवल यानी पौराणिक संरक्षक क्षेत्र, मिथिक गार्डियन जोन में एंट्री कर सकता था। उस वक्त उसे इतना वीक नहीं होना चाहिए था कि वह मेसन से लड़ न सके। ध्रुव ने घूमकर हॉल में एंट्री की। 3 डिप्टी कैप्टन, रोरी और दर्जन भर रेड फ्लेम के मिड रैंक मेंबर्स हॉल में पार्टी कर रहे थे। वे जश्न में शैंपेन पी रहे थे। ध्रुव मुख्य सीट पर जाकर बैठ गए। सभी एकाएक रुक गए। हत्यारा, ध्रुव ने आवाज लगाई। हाँ कैप्टन, हमें लैब की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। इसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को भेजो। आज से डार्क केप 2 साम्राज्यों की रुकावटों से आजाद हो जाएगा। हाँ कैप्टन, किलर ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। इस वक्त वह भी बहुत एक्साइटेड था। उन्होंने कैओस लैंड में अपने 10 साल से ज्यादा वक्त के दौरान बहुत सारे दोस्त बनाए थे। साथ ही उन्होंने अपने दोस्तों की मौत को भी अपनी आंखों के सामने होते देखा था। इस जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपने पेरेंट्स का बदला लेना और फिर उन भाइयों के साथ सेटल होना जो इस पूरे वक्त उसका साथ दे रहे थे। दोनों ख्वाहिशें अब पूरी हो चुकी थीं। डार्क केप को अब फाल्कोनिया की धमकी से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उसके लोग यहाँ शादी कर सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे और एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे। यहाँ मौजूद हर इंसान रेड फ्लेम का एक खास हिस्सा है। आने वाले समय में रेड फ्लेम कदम दर कदम आगे बढ़ेगा और आप लोग रेड फ्लेम की जड़ बनोगे। लेकिन आपको खुद को साबित करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने काम में कामयाब हो गए और आपकी जिंदगी सेटल हो गई तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मार्शल आर्ट को खराब नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में मार्शल आर्ट का फिर से उभरना तय है, इसलिए मुझे भरोसा है कि आप मेहनत जारी रखेंगे और हमें गर्व महसूस कराएंगे। हाँ कैप्टन, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। 1 दर्जन लोगों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक है, जाओ और मजे करो। 2 दिन बाद ध्रुव जूलिया के साथ चुपचाप डार्क केप से निकल गया। 1 दिन बाद
ध्रुव और जूलिया कैपिटल सिटी लौट आए। जूलिया को वापस छोड़ने के बाद ध्रुव ने नताशा को फोन किया और उसे घर पर इंतजार करने को कहा, क्योंकि वह थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाला था। नताशा के सारे फैमिली मेंबर्स उस दिन घर पर ही थे, वे कहीं नहीं गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव ने नताशा को पहले ही बता दिया था कि वह उस दिन कैपिटल सिटी आ रहा है। इसलिए 3 लोगों का परिवार घर पर ही ध्रुव का इंतजार कर रहा था। मिंडी और हंसराज तब से ईस्ट लीग कैपिटल्स पर ध्यान दे रहे थे, जब से उन्हें पता चला कि ध्रुव इसके पीछे का बॉस है। ईस्ट लीग कैपिटल्स के बारे में जितना ज्यादा वे जानते गए, उतना ही ज्यादा हैरान होते गए। ईस्ट लीग कैपिटल्स हर दिन बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा था। बाहर की दुनिया में ईस्ट लीग कैपिटल्स का वैल्यूएशन हर दिन बढ़ रहा था। अब यह 2 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यू के करीब पहुंच चुका था। ईस्ट लीग कैपिटल्स की मदद से ब्यूटीलेश भी काफी बड़ा हो गया था। सिर्फ 1 महीने के अंदर उनका मार्केट वैल्यू 2 गुना हो गया था। अब उनके सैकड़ों स्टोर्स खुल चुके थे और उन्होंने कैपिटल सिटी के आसपास के शहरों में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। ध्रुव अब वह गरीब लड़का नहीं रहा जिसे मिंडी नीची नजर से देखती थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि वह एक परफेक्ट बैचलर बन गया है। मिंडी और उनके पति दोनों ही अब उससे बहुत सावधानी से पेश आते थे। जब उन्हें पता चला कि ध्रुव आ रहा है, तो वे दोनों अपने अपने काम पर भी नहीं गए। वे घर पर ही इंतजार करते रहे, लेकिन अपनी बेटी से यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह ध्रुव को जल्दी आने को कहे। ये सब पोजीशन बदलने की वजह से हुए व्यवहार के बदलाव थे। नताशा, क्या तुमने ध्रुव को तानिया नाम के किसी इंसान का जिक्र करते सुना है? मिंडी ने पूछा। वह ईस्ट लीग कैपिटल्स के अपडेट्स पर नजर रख रही थी और उसने इस महिला को पहले ही नोटिस कर लिया था। उसने तानिया की प्रोफाइल को भी अच्छे से देखा था। मिंडी को पता चला कि वह एक गरीब गांव से आई थी और उसने सिर्फ ध्रुव जैसे पावरफुल आदमी का साथ पाकर अरबों डॉलर की बिजनेस वुमन बनने का सपना पूरा कर लिया। इसके अलावा ये सब कुछ सिर्फ कुछ महीनों में हुआ। अब वह ईस्ट लीग कैपिटल्स की जनरल मैनेजर थी। $1 ट्रिलियन की इस कंपनी में ध्रुव के बाद सबसे पावरफुल इंसान वही थी। मिंडी ध्रुव के आसपास की महिलाओं को लेकर बहुत परेशान थी। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी से बेहतर कोई और ध्रुव को उससे छीन न ले। इतना हैंडसम, अमीर और अच्छा स्वभाव वाला दामाद उसे और कहां मिलेगा? ऐसी चीजें तो सिर्फ नसीब से मिलती हैं। नहीं, क्यों पूछ रही हो? नताशा ने उत्सुकता से पूछा। ओह, तुम्हें इन चीजों की जरा भी परवाह नहीं है। तानिया ईस्ट लीग कैपिटल्स की जनरल मैनेजर है, इसलिए वह ध्रुव के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती है। इसके अलावा वह बहुत अच्छी दिखने वाली भी है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वह ध्रुव को तुमसे दूर कर देगी? मिंडी ने कहा, अपनी उम्मीदों पर खरी न उतरने के लिए नताशा से नाराजगी महसूस करते हुए। हे भगवान, मां, ध्रुव बहुत बढ़िया है। क्या उसके आसपास कुछ महिलाओं का होना नॉर्मल बात नहीं है? इसके अलावा जब वह रेडी फील करेगा तो वह मुझे बताएगा, और अगर मैं उससे पूछूंगी जब वह मुझे बताना नहीं चाहता, तो मुझे उससे सिर्फ नेगेटिव रिएक्शन ही मिलेगी। इससे क्या फायदा होगा? और हां, मुझे उस पर भरोसा है, नताशा ने कामली जवाब दिया। मूर्ख, तुम ऐसा क्यों? मिंडी की बात पूरी होने से पहले ही हंसराज ने उसे रोक दिया। बस करो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम्हारी सोच हमारी बेटी जितनी मैच्योर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ध्रुव ऐसा इंसान है जिसे तुम सिर्फ इसलिए रोक सकती हो क्योंकि तुम उसे रोकना चाहती हो? तुम उसे जितना टाइट पकड़ोगी, उतना ही तुम उसे दूसरी औरत की तरफ धकेलोगी। मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूं, नताशा का स्वभाव ध्रुव को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं बस उसके बारे में चिंता कर रही हूं, ठीक है? ध्रुव पूरे 1 महीने के लिए चला गया। कौन जानता है कि वह क्या कर रहा है? तुम्हारी चिंताएं बेकार हैं। बच्चों के मामलों में मत पड़ो। अगर दखल दोगी तो उल्टा असर होगा। उन्हें खुद ही सब हैंडल करने दो। हंसराज, ये तो तुमने खुद कहा। अगर तुम्हारी बेटी... मिंडी अभी बोल ही रही थी कि दरवाजा खुला। जैसे ही ध्रुव अंदर आया, उसने देखा कि 3 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। क्या चल रहा है? ध्रुव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी क्राइम में पकड़ा गया हो। वह पहले भी कई बार नताशा के घर आ चुका था, इसलिए वह सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता था।
अगर दरवाजा बंद होता तो वह नताशा को बुलाता और दरवाजा खुलवाता। और मिसेस यंग, आप लोग भी यहां हैं? ध्रुव ने थोड़े हेजिटेशन के साथ कहा। ओह, आज हमारे पास कोई काम नहीं है तो घर पर रिलैक्स कर रहे हैं। ध्रुव, खड़े क्यों हो? अंदर आओ और बैठो, मिंडी ने बड़ी विनम्रता से कहा। ध्रुव लिविंग रूम में चला गया और नताशा के पास बैठ गया। नताशा ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी डिमांड सिंपल थी, जब तक वह ध्रुव को देख सके वह खुश थी। हालांकि ध्रुव 1 महीने से दूर था, फिर भी वे रोज बात करते थे। लेकिन वह 1 महीने से ध्रुव को देख नहीं पाई थी, इसलिए अब वह उसे बहुत ध्यान से देखना चाहती थी। ध्रुव, क्या तुमने लंच कर लिया? मिंडी ने पूछा। अतीत में मिंडी को इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि ध्रुव ने खाना खाया है या नहीं। मिसेस यंग, मैंने लंच कर लिया है, ध्रुव ने जवाब दिया। वह मिंडी के सडन एंथुजियाज्म से थोड़ा अनकंफर्टेबल था। हालांकि उसे पता था कि यह उसकी आइडेंटिटी में आए बदलाव की वजह से है, फिर भी मिंडी का बिहेवियर थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था। उसे हंसराज का उसके प्रति न्यूट्रल रवैया ज्यादा पसंद था। पहले भी हंसराज ने उसे इंटेंशनली इग्नोर नहीं किया था और अब भी वह उसे इंटेंशनली फ्लैटर नहीं कर रहे थे। सब कुछ बैलेंस्ड था और यह सही लगा। ध्रुव, तुम 1 महीने से नहीं आए हो, क्या हाल ही में बहुत बिजी थे? मिंडी ने पूछ ही लिया। ध्रुव ने जवाब दिया, मिसेज युंग, मैं कुछ समय के लिए कंट्री से बाहर गया हुआ था। डार्क केप जाना टेक्निकली विदेश जाना था, तो ध्रुव ने झूठ नहीं कहा। फॉरेन? मिंडी थोड़ा शॉक्ड थी। वह ईस्ट लीग कैपिटल्स की एक्टिविटीज पर ध्यान दे रही थी और तानिया पर भी। इसलिए उसे पता था कि 20 दिन पहले तानिया एक टीम के साथ विदेश गई थी। उसी वक्त ध्रुव ने भी कैपिटल सिटी छोड़ा था। क्या वे दोनों साथ गए थे? मिंडी को यकीन नहीं होता अगर कोई और कहता कि ध्रुव और तानिया के बीच कुछ नहीं है। वह सालों से बिजनेस वर्ल्ड में थी, तो उसे इन चीजों के अनरिटन रूल्स पता थे। उसे जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन मिले थे, उनके बाहर एक या कई रिलेशनशिप्स थे। अगर ध्रुव और तानिया का कोई कनेक्शन नहीं था, तो तानिया को ध्रुव द्वारा सीधे ईस्ट लीग कैपिटल्स के मैनेजर के तौर पर क्यों अपॉइंट किया गया, जबकि वह अभी अभी ग्रेजुएट हुई थी? यहां तक कि कुछ ही महीनों में उनकी टोटल प्रॉपर्टी 10 अरब से ज्यादा हो गई। तानिया किसी भी तरह से इसके लिए काबिल नहीं थी। मिंडी ने तुरंत फिर पूछा, विदेश में अकेले? ध्रुव को मिंडी का हर बात में उलझने का नेचर पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, मैं एक दोस्त के साथ कुछ काम निपटाने गया था। अगर नताशा उसकी पसंद नहीं होती तो ध्रुव कभी मिंडी से रिलेशन नहीं रखता। नताशा सबसे अच्छी और प्यारी लड़की थी जिसे ध्रुव ने कभी देखा था। वह अपनी मां मिंडी के बिल्कुल ऑपोजिट थी। चाहे बात कोई भी हो, अगर ध्रुव उसे कुछ बताता तो वह सुनती, और अगर नहीं बताता तो वह नहीं पूछती। इसके अलावा वह कभी भी अननेसेसरी परेशान नहीं करती थी। इतने सालों में ध्रुव ने उसे कभी गुस्सा होते नहीं देखा था। ऐसी नेचर वाली लड़की हर लड़के को पसंद आएगी। नताशा सिर्फ कैरेक्टर में अच्छी नहीं थी, बल्कि वह दिखने में भी सिंपल और प्यारी थी। क्या एक सिंपल लड़की चेज फैमिली के दूसरे बेटे को अपनी ओर खींच सकती थी? मिंडी और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन हंसराज ने उसे रोकते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें डिनर के लिए रुकना चाहिए। मिसेस यंग और मैं कुछ खाने का सामान लाने जाएंगे। इस बीच तुम और नताशा आराम से बातें करो। हंसराज की बात खत्म होते ही उसने मिंडी को बाहर खींच लिया। खाने का सामान? घर में तो काफी है, मिंडी ने कहा। बस मेरे साथ आओ और ज्यादा बात मत करो, हंसराज ने साफ कहा। अगर वह मिंडी को नहीं रोकता तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती। अब ध्रुव की स्थिति अलग थी। इसके अलावा नताशा और ध्रुव अभी तक शादीशुदा नहीं थे। मिंडी को डराना सही नहीं होता। इसके बाद वे दोनों थोड़े शर्मिंदा मन से विला से बाहर चले गए। मिंडी और हंसराज के जाने के बाद नताशा ने माफी मांगते हुए कहा, ध्रुव, उनकी बातों को दिल पर मत लो। मेरी मां ऐसी ही है, वह बस बहुत क्यूरियस है। मूर्ख लड़की, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मिसेस यंग को बस मेरी चिंता है, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अभी भी नहीं पता था कि मिंडी के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे लगा कि शायद वह इतने दिनों से नहीं आया, इसलिए मिंडी को लगा कि उसके और नताशा के बीच कोई प्रॉब्लम है। सच कहूं तो
कोई भी नताशा जैसी लड़की से नाराज नहीं हो सकता। ध्रुव, इस बार तुम यहां कितने दिन रुकने वाले हो? नताशा ने पूछा। 1 या 2 दिन। इतना कम? नताशा ने थोड़ा उदास होकर कहा। उसे लगा था कि इस बार ध्रुव ज्यादा वक्त यहां बिताएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, क्लास रियूनियन जल्दी ही है और मुझे वहां जाना है। साथ ही मुझे आंटी सैली और आंटी डायना से भी मिलना है। लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा कि क्या वे तुम्हें मेरे साथ आने देंगे। सच? नताशा ने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वे मना करेंगे। अगर आप पूछेंगे तो वे बिल्कुल मना नहीं करेंगे, नताशा ने खुशी से कहा। उसे अपनी मां के नेचर का अच्छे से पता था। मिंडी तो ध्रुव से जल्द शादी करवाने के लिए काफी ईगर थीं। यह अच्छा है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें अपनी मौसियों और फैमिली के बाकी लोगों से मिलवाऊंगा। ठीक है, नताशा ने शर्माते हुए जवाब दिया। ध्रुव ने कहा कि वह अपनी आंटी सैली और डायना के साथ बड़ा हुआ है ना? क्या वह मुझे उनसे मिलवाने ले जाएगा? मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं बहुत नर्वस भी हूं। नताशा ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विला के बाहर। हंसराज, तुम मुझे क्यों बाहर खींच रहे हो? मैंने अभी तक उससे ठीक से बात भी नहीं की। मिंडी ने हंसराज का हाथ झटकते हुए कहा। हनी, प्लीज उससे और सवाल करना बंद करो। नताशा और ध्रुव अभी शादीशुदा नहीं है। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो ध्रुव डर जाएगा, हंसराज ने कामली कहा। मैं उसे कैसे डरा रही हूं? भले ही वे शादीशुदा ना हो, फिर भी वह नताशा का बॉयफ्रेंड है ना? मुझे उससे सवाल पूछने में क्या प्रॉब्लम है? मिंडी ने नाराजगी से पूछा। इससे तुम्हें क्या जानकारी मिलेगी? तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? क्या आपको पता है कि ईस्ट लीग कैपिटल्स के जनरल मैनेजर तानिया 20 दिन से ज्यादा पहले विदेश गए थे? ध्रुव भी उसी समय विदेश गए थे, तो वे दोनों साथ ही गए होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ मैटर्स हैंडल करने के लिए ऐसा किया गया था। मुझे लगता है कि वे घूमने गए थे। क्या तुम्हें यकीन है? हंसराज ने पूछा। बिल्कुल, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हर दिन ईस्ट लीग कैपिटल्स की हर एक्टिविटीज पर नजर रख रहा हूं। 20 दिन पहले ईस्ट लीग कैपिटल्स ने अनाउंसमेंट की थी कि उनके जनरल मैनेजर तानिया विदेश में डेवलपमेंट के लिए एक टीम लेकर गए हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है वे साथ गए होंगे, हंसराज ने सोचा और जवाब दिया। तुम्हारा क्या मतलब है हो सकता है? वे जरूर साथ गए होंगे, मिंडी ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ अगर तुमने पूछा? वे काम के लिए वहां हैं। क्या तुम चाहती हो कि नताशा इस छोटी सी बात पर ध्रुव से रिश्ता तोड़ दे? मिंडी को समझ नहीं आ रहा था कि उस समय क्या कहे। हंसराज ने कहा, अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम्हें इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, नहीं तो तुम सबके लिए चीजें ऑकवर्ड बना दोगी। लेकिन हम उसे ऐसे बिहेव करने नहीं छोड़ सकते। जितना ज्यादा आप मर्दों को पैम्पर करोगे, वे उतना ही ज्यादा गलत बिहेव करेंगे। इस टॉपिक को उठाना बंद करो। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या हम उन्हें काम के लिए भी बातचीत करने से मना कर दें? ध्रुव ईस्ट लीग कैपिटल्स का बॉस है और उसने जनरल मैनेजर और स्टाफ को विदेश में डेवलपमेंट के लिए ले गए। ये नॉर्मल बात है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ कुछ खाना खरीद लो। हमें उन्हें थोड़ा टाइम अकेले बिताने देना चाहिए। रात के खाने के बाद पूरा फैमिली लिविंग रूम में बैठा था। आखिरकार मिंडी ने खुद को कंट्रोल किया और ध्रुव से सवाल पूछना बंद कर दिया। मिसेस यंग, मिस्टर यंग, मैं कल साउथ रिवर प्रांत वापस जा रहा हूं। कुछ दिनों में मेरा हाई स्कूल रियूनियन है और मैं चाहता हूं कि नताशा मेरे साथ वहां जाए। हम अभी छुट्टी पर हैं और हमारे पास ज्यादा काम नहीं है। साथ ही वह हमारी हाई स्कूल की फ्रेंड भी है, ध्रुव ने मिंडी और हंसराज से कहा। ठीक है, तुम नताशा को आराम करने के लिए बाहर ले जा सकते हो। अगर वह अकेली जाती है तो हमें कंफर्टेबल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ है तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। चूंकि तुम जा रहे हो और ब्रेक का टाइम है, तो तुम दोनों ऐसा कर सकते हो। कुछ लोग ट्रैवल भी करते हैं, मिंडी ने कहा। वह चाहती थी कि नताशा हर दिन ध्रुव के साथ रहे। स्वाभाविक तौर पर वह ध्रुव के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेगी। धन्यवाद मां, नताशा ने खुशी से कहा। मुझे पता है कि तुम ध्रुव के साथ जाना चाहती हो। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी तो होनी ही चाहिए। मिंडी ने दुख जताते हुए कहा। मां, आप किस बारे में बात कर रही हैं? नताशा ने शर्माते हुए कहा। क्या? मैं तुम्हारे और ध्रुव के बारे में बात कर रही हूं, मिंडी ने फिर ध्रुव से कहा।
ध्रुव, तुम और नताशा जल्द ही यूनिवर्सिटी में अपना चौथा साल शुरू करोगे। मुझे लगता है कि तुम्हें दोनों को ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेनी चाहिए। जब तुम्हारा एक स्टेबल फैमिली होगा तो आदमी बाहर जाकर करियर शुरू कर सकता है। बेशक अब तुम्हें खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शादी के बाद एक आदमी ज्यादा मैच्योर और स्टेबल हो जाता है। यह तुम्हारे फ्यूचर करियर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। माँ, हम अभी यंग हैं, आप फिर से शादी की बात क्यों कर रही हैं? मिंडी ने नताशा की तरफ देखा, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और ध्रुव की तरफ देखने लगी। उसने सोचा, मूर्ख लड़की, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूं। अपने नेचर के कारण तुम ध्रुव को सारे डिसीजंस लेने दोगी और प्रोटेस्ट नहीं करोगी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि मिंडी अचानक ऐसा क्वेश्चन करेगी। वह किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही थी और जो भी उसके मन में आता था वह बोल देती थी। हालांकि ध्रुव ने फिर भी जवाब दिया, मिसेस यंग, हम सभी अभी भी यंग हैं और हमें ग्रेजुएशन होने में अभी 1 साल बाकी है। अगर उस समय नताशा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूं। ध्रुव नताशा को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उस वक्त जब उसने उसे बचाया था तब से वह उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करती रही और इतने सालों तक उसका इंतजार भी करती रही। लेकिन जब बात तानिया की आई तो ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया। वह तानिया की फीलिंग्स को समझ सकता था, लेकिन अब जब उसके पास नताशा थी तो वह क्या कर सकता था? उस समय ध्रुव की इच्छा थी कि काश वह पुराने जमाने में पैदा हुआ होता। ऐसा नहीं था कि वह बहुत सारी पत्नियां चाहता था, लेकिन वह नताशा और तानिया दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था। उस वक्त उन्होंने काव्या में काफी इन्वेस्ट किया था और अब ये दोनों महिलाएं उनके लिए वही कर रही थीं। सांस। किसी इंसान का बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। कम से कम ध्रुव को तो ऐसा ही लगा। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया। तुम ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लोगे। जल्दी फैमिली स्टार्ट करना अच्छा होता है, मिंडी ने खुश होकर कहा। अगर ध्रुव ऐसा कह सकता था तो इसका मतलब था कि वह नताशा को सच में पसंद करता था। जहां तक तानिया की बात है, अगर ध्रुव और नताशा की शादी हो जाती है तो वह पीछे हट जाएगी। अगली सुबह ध्रुव और नताशा साउथ रिवर प्रांत के रिवर सिटी के लिए उड़े। फ्लाइट से उतरने के बाद ध्रुव नताशा को साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस लेकर गया। हालांकि वह काफी समय से वापस नहीं आया था, लेकिन हाउसकीपर्स हर हफ्ते सफाई के लिए आती थीं, इसलिए उसका घर अभी भी बहुत क्लीन था। रास्ते में ध्रुव ने गोल्डन लीफ होटल को फोन करके साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस में लंच डिलीवर करने को कहा। वह अब इतना लेजी हो गया था कि इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर सकता था, और चूंकि उसके पास रिसोर्सेज थे तो उन्हें यूज करना सही लगा। साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस में पहुंचने के बाद ध्रुव ने नताशा से कहा, नताशा, अगर तुम टायर्ड हो तो आराम कर लो। जब लंच आ जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। मैं टायर्ड नहीं हूं ध्रुव, क्या तुम यहीं रहते हो? ये घर बहुत सुंदर है। नताशा ने चारों ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं यहीं रहता था। अगर तुम्हें पसंद है तो हम अगले कुछ दिन यहीं रह सकते हैं। अगर तुम होटल में रहना चाहो तो हम वहां भी रह सकते हैं। यहाँ एक 8 सितारा होटल है जो मेरा भी है। नहीं, मैं होटल में नहीं रुकना चाहती, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगेगा, नताशा ने कहा। ठीक है, हम यहीं रहेंगे। दोपहर में मैं तुम्हें आंटी सैली और आंटी डायना से मिलवाऊंगा, वो भी इसी एरिया में रहती हैं। ध्रुव, क्या मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने की जरूरत है? नताशा ने नर्वसली पूछा। वह अब भी ध्रुव के एल्डर्स से मिलने को लेकर थोड़ा नर्वस थी। नहीं, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारा वहां जाना ही काफी होगा। जब मैं तुम्हारे घर गया था तो तुमने भी यही कहा था ना? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अलग था, नताशा धीरे से बोली। ठीक है, सब ठीक रहेगा। आंटी सैली और आंटी डायना बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें इन चीजों की परवाह नहीं है। क्या तुम नहाना और आराम करना चाहोगी? नहीं, मैं टायर्ड नहीं हूं, मैं बस यहां का व्यू देखूंगी। तुम पहले जाओ, नताशा ने कहा और बड़ी सी फ्रेंच विंडो की ओर चल दी। ठीक है, मैं ऊपर जाकर नहा लेता हूं, मैं अभी नीचे आता हूं, तुम आराम से बैठो। ध्रुव ऊपर चला गया। नताशा खिड़की के पास खड़ी हो गई और अपनी घबराहट कम करने के लिए कुछ डीप ब्रेथ्स लीं। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद ध्रुव नीचे आया।
दोनों कुछ देर लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे जब दरवाजे की घंटी बजी। शायद ये लंच होगा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ध्रुव दरवाजे पर गया, खोला और पाया कि वहां आंटी सैली और बाकी लोग खड़े थे। ध्रुव, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए हो? आंटी सैली ने डांटते हुए पूछा। हाँ, तुम्हें वापस आए हुए काफी टाइम हो गया। अगर होटल के लोग ये ना कहते कि वे तुम्हारे लिए खाना डिलीवर कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम वापस आ गए हो, आंटी डायना ने भी कहा। आंटी सैली, आंटी डायना, मैं अभी अभी आई हूं। मैं दोपहर में आप लोगों से मिलने का प्लान कर रही थी। अंदर आइए और बैठिए, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। सैली और बाकी लोगों को अंदर बुलाने के बाद ध्रुव ने दरवाजा बंद कर दिया। सिर्फ सैली और डायना ही नहीं आई थीं, उनके साथ अंकल इलेक्स, अंकल यूसुफ, कजिन जूडी, जूडी के हस्बैंड जूड, कजिन लिली और कजिन जेसी भी आए थे। लिली और जेसी को छोड़कर जो अभी भी स्कूल में थीं, बाकी सभी गोल्डन लीफ होटल में काम कर रहे थे। वे सभी मिड लेवल या उससे ऊपर के पदों पर थे और उनकी सालाना सैलरी होटल के जनरल मैनेजर से भी ज्यादा थी। ध्रुव ने खुद यह अरेंजमेंट किया था। इन परिवारों की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वे बड़े शहर में अच्छी जॉब्स करते थे, लग्जरी कारों में घूमते थे और आलीशान विला में रहते थे। जब वे शू सिटी वापस जाते तो 3 लग्जरी कारों का काफिला देखकर लोग दंग रह जाते। शू सिटी जैसे छोटे शहर में इतनी महंगी कारें देखना बहुत बड़ी बात थी। सैली और डायना के परिवार अब शू सिटी में एक तरह से सेलिब्रिटी बन गए थे। वे गर्व से कहते थे कि वे अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर रहे हैं। यह सब ध्रुव की वजह से हुआ था। दोनों परिवार हमेशा याद करते थे कि जब ध्रुव मुश्किल दौर से गुजर रहा था तब उन्होंने उसकी मदद की थी। हालांकि बदले में ध्रुव ने उन्हें एक शानदार जीवन दिया। इसके विपरीत ध्रुव के चाचा बॉबी और लेस्ली अब भी उससे खफा थे क्योंकि ध्रुव ने उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया था। सैली और डायना को यह भी याद था कि जब वे शू सिटी वापस गए तो बॉबी और लेस्ली ने उनसे मदद की भीख मांगी थी, लेकिन सैली और डायना ने साफ मना कर दिया था। अगर ध्रुव कुछ नहीं कहता तो हमें भी कुछ नहीं कहना चाहिए। वे जानते थे कि ध्रुव का गुस्सा कैसा होता है। ध्रुव का उस परिवार पर कोई एहसान नहीं था। इसके अलावा बॉबी और लेस्ली ने पहले ध्रुव के साथ जो किया था उसके बाद ध्रुव कभी सहमत नहीं होता। उस दिन जब सैली और डायना होटल में काम कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि ध्रुव वापस आ गया है और उसने होटल से लंच मंगवाया है। इसीलिए वे अपने परिवार के लोगों को लेकर सीधे ध्रुव के घर पहुंच गए। 8 लोगों का ग्रुप लिविंग रूम में दाखिल हुआ। ध्रुव ने सभी का वेलकम किया और फिर नताशा को बुलाया जो खिड़की के पास खड़ी थी। नताशा, इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी आंटी सैली और आंटी डायना से मिलवाता हूं, ध्रुव ने आवाज दी। सभी ने देखा कि लिविंग रूम में एक और लड़की मौजूद थी। नताशा थोड़ा झिझकते हुए ध्रुव के पास आ गई। सैली और डायना नताशा को देखती रह गईं। यह लड़की कितनी सुंदर है, डायना ने मन ही मन सोचा। गोल्डन लीफ होटल में आने वाले लोगों में कई अमीर और बड़े लोग होते थे, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अच्छा बेटा ध्रुव, तुम्हें बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिली, सैली ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव ने सबका एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाया। नताशा ने झुककर सबका अभिवादन किया। नताशा, तुम बहुत सुंदर हो, लिली ने टेबल पर सामान रखते हुए और नताशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। लिली, तुम भी बहुत प्यारी हो, नताशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ध्रुव, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाए हो? मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था, सैली ने कहा। उनकी परंपरा के अनुसार परिवार के बुजुर्गों को ध्रुव की गर्लफ्रेंड को वापस लाने पर उसे एक गिफ्ट देना होगा। डायना ने कहा, हमने भी कुछ तैयार नहीं किया था। आंटी सैली, आंटी डायना, मुझे कैसे पता था कि आप अचानक आ जाएंगी? मैं दोपहर में नताशा को आप लोगों से मिलने के लिए लाने वाला था, ध्रुव ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो हम भविष्य में मिलने का समय निकाल लेंगे। तुमने खाना नहीं खाया है ना? पहले आकर खा लो। सैली के ऐसा कहने के बाद उसने अपना लंच टेबल पर रख दिया। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने भी अपना खाना टेबल पर रख दिया। अगले दिन ध्रुव नताशा को अपनी दोनों मौसियों सैली और डायना के फैमिली से मिलने ले गया। नताशा को 4 अलग अलग गिफ्ट मिले
क्योंकि ध्रुव के फैमिली में आशीर्वाद देने की परंपरा थी। दाऊद के बुजुर्गों के रूप में बड़े लोगों ने गिफ्ट के रूप में अपना आशीर्वाद देने का निर्णय लिया, लेकिन हर गिफ्ट कितना महंगा होगा यह हर व्यक्ति की फाइनेंशियल कैपेसिटी पर डिपेंड करता था। नताशा बहुत खुश थी, इसलिए नहीं कि उसे कितने गिफ्ट मिले थे, क्योंकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे ध्रुव के बुजुर्गों ने एक्सेप्ट कर लिया था। यह उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ध्रुव की प्लानिंग नताशा को शू सिटी वापस लाने की थी। उनका हाई स्कूल रियूनियन 3 दिन बाद होने वाला था और उसने उस स्कूल में जाने का सोचा जहां वे कभी पढ़ते थे। साथ ही वे शू सिटी में घूमने का मौका भी ले सकते थे, क्योंकि उनके पास उस जगह की कई यादें थीं। जब सैली और डायना को पता चला कि ध्रुव शू सिटी जा रहा है, तो उन्होंने भी उसके साथ जाने का फैसला किया और अपना सामान पैक कर लिया। अब रिवर सिटी में परमानेंट रहने के बावजूद शू सिटी उनका होम टाउन था, जहां उनके फ्रेंड्स और फैमिली रहती थी। उन्होंने हर महीने शू सिटी जाने की आदत बना ली थी। इस तरह 10 लोगों का ग्रुप 4 लग्जरी कारों में रिवर सिटी से शू सिटी के लिए निकला। ध्रुव ने अपनी $80 मिलियन की बुगाटी वेरॉन की बजाय करीब $3 मिलियन की बेंच जी क्लास कार ड्राइव की। पहला, बुगाटी बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करती। दूसरा, शू सिटी एक छोटा काउंटी था और उसकी सड़कें बुगाटी की लो चेसिस के लिए सूटेबल नहीं थीं। जब वे शू सिटी पहुंचे तो सैली और डायना ने ध्रुव को अपने घर इनवाइट किया, लेकिन उसने नताशा को शू सिटी के बेस्ट होटल में ले जाने का डिसीजन लिया। जब लोग दूसरों के घर गेस्ट बनकर रहते थे तो वे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। ध्रुव को अपनी मौसियों के साथ रहना अच्छा लगता था, क्योंकि वह पहले भी उनके यहाँ रह चुका था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि नताशा को किसी भी तरह की इनकंफर्ट हो। रात को रेस्ट करने के बाद ध्रुव और नताशा शू सिटी हाई स्कूल गए, जहां उन्होंने ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ाई की थी। शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से उन्हें ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ी। वे पैदल ही वहां पहुंच गए। जब यह जोड़ा सड़कों पर चलता था तो राहगीरों का अटेंशन अपनी ओर खींचता था। शू सिटी एक छोटा शहर था और वहां के लोगों ने ध्रुव और नताशा जैसे खूबसूरत और यूनिक कपल को शायद ही कभी देखा था। चलते समय दोनों बातें करते और हंसते रहे, लेकिन जब वे एक चौराहे पर पहुंचे तो नताशा ने अचानक चलना बंद कर दिया और शून्य भाव से सामने देखने लगी। क्या हुआ नताशा? ध्रुव ने पलटकर पूछा, यह महसूस करते हुए कि नताशा उसके साथ चलना बंद कर चुकी है। ध्रुव, क्या तुम्हें यह जगह याद है? नताशा ने इमोशनल स्वर में पूछा। ध्रुव ने उस फेमिलियर चौराहे की तरफ देखा और कुछ साल पहले की उस खास घटना के बारे में सोचा। यह वही जगह थी जहां उसने नताशा की जान बचाई थी। यही वह जगह थी जहां पहली बार उनके रास्ते और किस्मत आपस में मिले थे। बेशक, मैं कैसे भूल सकता हूं। मैंने सालों पहले यहां टूटे पंखों वाली एक परी को बचाया था। मैंने सोचा था कि एक बार जब उसके पंख ठीक हो जाएंगे तो वह उड़ जाएगी और अपने असली स्थान पर लौट जाएगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह यहीं खड़ी होकर मेरा इंतजार करेगी। मैं कोई परी नहीं बनना चाहती ध्रुव, मैं बस इतना चाहती हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। मैं यह उम्मीद नहीं करती कि मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी ही रहूं। मैं तुम्हें हर दिन देखकर ही संतुष्ट हो जाऊंगी। नताशा ने ध्रुव की तरफ देखा और ईमानदारी से कहा, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? ध्रुव ने धीरे से नताशा को गले लगा लिया। नताशा ध्रुव के गले लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। सड़क पर दोनों को गले लगाते देख आसपास के कई लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। आखिरकार यह दिन का मध्य समय था और स्नेह का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन दुर्लभ था। हालांकि ज्यादातर वे अपनी खूबसूरती और आकर्षकता के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते थे। वे टेलीविजन पर दिखने वाले सेलिब्रिटीज से ज्यादा आकर्षक थे। धीरे धीरे और भी लोग इकट्ठा होने लगे। नताशा को एहसास हुआ कि वे सड़क के बीच में गले मिलते हुए राहगीरों को कैसे दिख रहे होंगे। इसलिए उसने ध्रुव को हल्के से दूर धकेल दिया, शर्म से उसका हाथ पकड़ा और तेजी से शू सिटी हाई स्कूल की ओर चल पड़ी। सड़क पर इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वे दोनों शू सिटी हाई स्कूल पहुंचे। बड़े धातु के गेट बंद थे, लेकिन सिक्योरिटी रूम के पास वाला छोटा दरवाजा खुला था।
ध्रुव और नताशा खुले दरवाजे के पास गए और देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी टीवी देख रहा था। क्या आपको मैं याद हूं मिस्टर लोवेल? मैं ध्रुव हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं। ध्रुव 2 बैग लेकर सिक्योरिटी रूम में गया। उसके पीछे नताशा भी थी। उसने बैग को छोटी मेज पर रख दिया। मिस्टर लोवेल ने ध्रुव को ध्यान से देखा। वह परिचित लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि यह ध्रुव था, शू सिटी हाई स्कूल का पूर्व छात्र। ध्रुव याद आया क्योंकि वह अक्सर ब्रेक में मिस्टर लोवेल को खाना पहुंचाता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से परिचित और घनिष्ठ हो गए थे। मिस्टर लोवेल को ध्रुव के प्रति काफी सम्मान था। जब बाकी छात्र पढ़ाई और खेल में व्यस्त रहते थे, तब ध्रुव पार्ट टाइम नौकरी करता था। इस सब के बावजूद ध्रुव की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। वह हमेशा अपनी क्लास के टॉप 2 में रहता था। शू सिटी हाई स्कूल के सम्मानित छात्रों में से एक होने के नाते ध्रुव ने 3 साल पहले ग्रेजुएशन के बाद एसआरयू में एडमिशन लिया। दुर्भाग्य से एक छात्रा जिसने उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो ध्रुव का परिणाम स्कूल के सभी स्नातकों में सबसे अच्छा होता। मिस्टर लोवेल ने नताशा की तरफ देखा। रुको, ध्रुव के पीछे जो लड़की है, क्या यह वही लड़की नहीं है जो ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी? नताशा की तस्वीर शू सिटी हाई के ग्लोरी कॉलम में आज भी लगी हुई थी। आखिरकार उसने साउथ रिवर प्रांत के अपने 1 साल के दौरान सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। शू सिटी हाई स्कूल ने इस वजह से कई दिनों तक जश्न मनाया था। यह स्कूल के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे से काउंटी के हाई स्कूल का छात्र पूरे प्रांत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा। ध्रुव, तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया? और मैं सोच रहा था कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो और हमें भूल गए हो। हाँ, मिस्टर लोवेल ने उत्साह से चिढ़ाते हुए कहा। उन्होंने अपनी सिगरेट बुझाई और खड़े हो गए। मैं कभी नहीं करूंगा। मैं अब यहां हूं, है ना? ये सिगरेट और शराब आपके लिए है। इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, ध्रुव ने कहा। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी बेटा। इन्हें वापस ले जाओ। स्नातक होने और बहुत पैसा कमाने के बाद मुझे उपहार देना, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि तब इन्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मुझे पता है कि तुम्हारे लिए चीजें कितनी मुश्किल हैं, मिस्टर लोवेल ने गुस्से में कहा। वह ध्रुव की फाइनेंशियल कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने देखा था कि ध्रुव अपने फाइनल ईयर में समय निकालकर काम करता था, जबकि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था। यह संभव था कि वह यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम कर रहा हो। हालांकि सिगरेट और शराब महंगी नहीं थीं, लेकिन निश्चित रूप से वे 1 या 2 दिन की पार्ट टाइम मजदूरी के बराबर खर्चीली थीं। ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन आपसे मिलने आ रहा हूं, माय लोवेल। बस गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने उन्हें पहले ही खरीद लिया है। इन्हें एक्सेप्ट न करना बेकार होगा। मिस्टर लोवेल ने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, ठीक है, तो इस बार मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अगली बार जब आप आओगे तो मेरे लिए कुछ भी लाने की हिम्मत मत करना, ठीक है? मिस्टर लोवेल ने अंत में गिफ्ट स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने इतने साल पहले ध्रुव में पोटेंशियल देखा था और वे दोनों काफी करीब थे। इसे एक्सेप्ट न करना ध्रुव की सच्ची फीलिंग्स को कमतर आंकना होता। क्या क्लास में कोई है, माय लोवेल? अगर मुझे सही से याद है तो छुट्टियों के दौरान सीनियर और सोफोमोर के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होनी चाहिए, है ना? ध्रुव ने पूछा। हाँ, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अब अपने सीनियर ईयर के लिए तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है, मी लोवेल ने जवाब दिया। क्या हम अंदर जाकर चारों ओर देख सकते हैं? शू सिटी हाई में वापस आए हुए काफी टाइम हो गया है। मुझे इस जगह की बहुत याद आती है। जरूर, बस ज्यादा शोर मत मचाना और क्लास के स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब मत करना। थैंक यू, मी लोवेल। तो फिर हम अंदर चलते हैं, ध्रुव ने नताशा का हाथ पकड़कर कहा। रुको, क्या तुम नताशा यंग हो, वही जिसने 3 साल पहले सबसे ज्यादा स्कोर किया था? मिस्टर लोवेल ने अचानक पूछा। वो है मिस्टर लोवेल, नताशा अब मेरी गर्लफ्रेंड भी है, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते, मी लोवेल। मैं नताशा हूं, नताशा ने शर्माते हुए अभिवादन किया। गुड जॉब लड़के। हाँ, तो फिर तुम दोनों जाओ। थैंक यू, मी लोवेल। इसके बाद
ध्रुव नताशा के साथ कैंपस में चला गया। ध्रुव और नताशा के कैंपस में एंटर करने के बाद ही मी लोवेल उठे और ध्रुव के गिफ्ट लेने के लिए टेबल की तरफ बढ़े। उन्होंने बैग्स को देखा और हैरान रह गए। उन्होंने जल्दी से दोनों बैग्स खोले और जो देखा उसे देखकर दंग रह गए। एक बैग में 10 हाई क्वालिटी सिगरेट थीं। यह एक लग्जरी सिगरेट ब्रांड था। मी लोवेल ने पहले कभी इतनी महंगी सिगरेट नहीं देखी थी। इस ब्रांड की एक सिगरेट की कीमत कुछ $1000 है, जिसका मतलब है कि 10 सिगरेट्स की टोटल कीमत कुछ दर्जन $1000 है। दूसरे बैग में महंगी ब्रांडी का एक बॉक्स था। इस ब्रांडी की एक बॉटल की कीमत $10,000 से ज्यादा है, इसलिए 6 बॉटल्स का एक बॉक्स मतलब कुछ दर्जन $1000 और अधिक। ध्रुव के दोनों बैग्स की टोटल कीमत कम से कम 1 लाख के बराबर थी। मी लोवेल बैग्स को आश्चर्य से देखते रहे। श्री लोवेल को इस शौक से बाहर आने में काफी टाइम लगा। उनकी आखिरी मुलाकात को कुछ ही साल हुए थे और ध्रुव अब किसी को इतनी महंगी चीजें गिफ्ट देने में सफल हो चुका था। इस बात के साथ कि ध्रुव को नताशा जैसी गर्लफ्रेंड मिल चुकी थी, एमी लोवेल केवल कल्पना कर सकते थे कि लड़का कितना सक्सेसफुल हो गया होगा। वह हमेशा से जानते थे कि ध्रुव एक दिन ग्रेट हाइट्स पर पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी ऐसा कर लेगा। लड़के ने अभी तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, फिर भी एमी लोवेल को जानने की क्यूरोसिटी थी कि ध्रुव इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। फिर भी एमी लोवेल ने अपनी जिज्ञासा को दबा लिया और गिफ्ट्स को सावधानी से शेल्फ पर रख दिया। आखिरकार उनकी कीमत कुछ दर्जन हजार थी। उसी समय ध्रुव और नताशा खेल के मैदान में साथ साथ चल रहे थे। वे दोनों सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मिस्टर लोवेल ने हाई स्कूल के दौरान ध्रुव की बहुत मदद की थी। टाइम बचाने के लिए ध्रुव आमतौर पर सिक्योरिटी गेट पर ही खाना डिलीवर कर देते थे और स्टूडेंट्स से कहते थे कि अपना खाना खुद सिक्योरिटी रूम से ले लें। इस प्रोसेस में मी लोवेल को हर स्टूडेंट की पहचान वेरीफाई करनी होती थी और उसके बाद ही एंट्री दी जाती थी। मी लोवेल ने इस काम में कभी गलती नहीं की और ध्रुव इस हेल्प के लिए हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। इस तरह ध्रुव सिर्फ रियूनियन में हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि एमी लोवेल को थैंक यू कहने के लिए भी शू सिटी आए थे। ध्रुव ने उन्हें शू सिटी में मिलने वाली सबसे अच्छी सिगरेट और ब्रांडी गिफ्ट की थी। असल में उसने ब्रांडी की बोतल खोलकर उसमें से लिक्विड निकाल दिया था और बॉटल्स में $2 मिलियन की नकदी भर दी थी। ध्रुव ने बैंक कार्ड न देने का फैसला किया, क्योंकि हो सकता था कि मिया लोवेल बैंक से पैसे निकालने में अनकंफर्टेबल महसूस करें। हाँ, बॉक्स में सिर्फ $2 मिलियन की नकदी ही फिट हो सकती थी, इसलिए ध्रुव इससे ज्यादा नहीं दे सका। दूसरे शब्दों में, एमिया लोवेल के पास ब्रांडी का डिब्बा नहीं था, बल्कि $2 मिलियन की नकदी का डिब्बा था। $2 मिलियन माई लोवेल और उनके परिवार को शू सिटी जैसे गरीब छोटे से काउंटी में आराम से रहने के लिए काफी थे। ध्रुव ने अपना फोन नंबर भी छोड़ दिया ताकि माई लोवेल जब भी जरूरत हो उन्हें कॉल कर सकें। ध्रुव ने दूसरों की दयालुता का कर्ज ऐसे ही चुकाया, सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से। ध्रुव का पर्सनल मानना था कि अगर वह अच्छा कर रहा है तो जिन लोगों ने उसके लिए अच्छा किया उनका भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि ध्रुव ने मन ही मन ये नोट कर लिया कि मी लोवेल को याद दिलाएंगे कि अगर वे ब्रांडी नहीं पीना चाहते तो उसे बेचने की कोशिश न करें। यह इसलिए नहीं कि कोई इसे असली ब्रांडी समझेगा, बल्कि इसलिए कि यह किसी खतरे को बुलावा दे सकता है। क्योंकि दूसरों की दयालुता का फायदा उठाना गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पोटेंशियल खतरों से सावधान नहीं रहना चाहिए। गर्म धूप में टहलते हुए ध्रुव और नताशा खेल के मैदान में चलते हुए पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। स्कूल में भले ही छुट्टी हो, लेकिन अभी भी 10 से ज्यादा क्लासेस में एक्स्ट्रा ट्यूशन चल रहे थे। इसलिए जब क्लासेस खत्म हुईं तो कैंपस की शांति टूट गई। ध्रुव और नताशा ने कैंपस में वॉक करना शुरू ही किया था कि क्लास खत्म होने की बेल बज गई। हालांकि क्लास के बीच में सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक होता था, इसलिए प्लेग्राउंड में बहुत कम लोग आए। टीचर के जाते ही एक्स्ट्रा ट्यूशन ले रहे स्टूडेंट्स झुंझलाहट में कराहने लगे। किसी को भी ये पसंद नहीं था कि उनकी आधी छुट्टियां एक्स्ट्रा क्लासेस में खत्म हो जाएं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। शू सिटी के सबसे अच्छे स्कूल के रूप में शू सिटी हाई स्कूल में समर वेकेशन के दौरान
एक्स्ट्रा क्लासेस देने की परंपरा थी। रोम में रहो तो रोमनों जैसा करो वाली बात थी। शू सिटी हाई स्कूल में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के पास इस परंपरा को फॉलो करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। एक लड़के ने खिड़की से बाहर देखा और ध्रुव और नताशा को प्लेग्राउंड पर टहलते हुए देखा। उसने हैरानी से कहा, हे भगवान, वो दोनों कौन हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो लड़की तो बहुत खूबसूरत लग रही है। कहां? कहां? मुझे भी दिखाओ। लड़कों का एक ग्रुप खिड़की की तरफ दौड़ा और प्लेग्राउंड की ओर देखने लगा। जब उन्होंने सुना कि वहां एक खूबसूरत लड़की है, हे भगवान, वो सच में बहुत सुंदर है। स्नो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, भले ही उसे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कहा जाता हो। हमारे साथ इतनी सुंदर क्लासमेट कब से आ गई? चलो ग्राउंड में चलते हैं और उसे करीब से देखते हैं। हो सकता है हमें उससे बात करने का चांस मिल जाए। तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या तुम नहीं देख रहे कि वे दोनों डेट पर हैं? शीशे में खुद को देखो और फिर उस लड़के को देखो, जैसे तुम्हारा उसके सामने कोई चांस है। मेरे लुक्स में क्या खराबी है? और तुम तो मुझसे भी ज्यादा खराब दिखते हो। सच कहूं तो तुम्हारी मां ने तुम्हारे जैसे बौने को कैसे जन्म दिया, भगवान ही जानता है। ये बात फिर से कहो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। अगर मुझे कहना पड़े तो बार बार कहूंगा, तुम सच में बौने लगते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह देखकर कि वे दोनों लड़ने वाले हैं, आसपास के लड़कों ने जल्दी से उन्हें खींचकर अलग कर दिया। छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने से कोई भी खुश नहीं था। खराब मूड के चलते स्टूडेंट्स छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते थे। थोड़ी देर बाद स्कूल की घंटी बजी और कैंपस में फिर से शांति छा गई। ध्रुव और नताशा अब भी प्लेग्राउंड में टहल रहे थे। ध्रुव, चलो बाद में मिस हंस से मिलने चलते हैं, नताशा ने कहा। जरूर, मैं भी यही सोच रहा था, ध्रुव ने जवाब दिया। मिस हंस उनके सीनियर ईयर की होमरूम टीचर थीं। वो ध्रुव और नताशा के साथ बहुत अच्छी थीं, क्योंकि ये दोनों हमेशा अपने बैच के टॉप स्कोरर्स होते थे। लेकिन टीचर्स अभी क्लास में होंगे तो क्लासेस खत्म होने के बाद चलेंगे, ध्रुव ने कहा। ठीक है। चलते चलते दोनों अपने हाई स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लगे। टाइम इतनी जल्दी बीता कि दोपहर का समय हो गया। क्लास खत्म होने की घंटी फिर से बजी। ध्रुव और नताशा टीचिंग एरिया से होते हुए बिल्डिंग के अंदर चले गए। जितने भी स्टूडेंट्स उनके पास से गुजरे, सबने बड़ी दिलचस्पी से उनकी ओर देखा, खासकर इसलिए कि वे दोनों कितने अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रहे थे। शू सिटी हाई स्कूल के सबसे हैंडसम और ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स भी उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स के सामने टिक नहीं सकते थे। ध्रुव और नताशा 3 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुके थे। मतलब ये था कि स्कूल में पढ़ रहे नए स्टूडेंट्स ने भी अपने फाइनल ईयर में ग्रेजुएट होकर स्कूल छोड़ दिया था। इस वजह से ये दोनों, जो कभी स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स थे, अब किसी को पहचान में नहीं आ रहे थे। दोनों सीनियर ईयर के टीचर्स के लिए रिजर्व्ड ऑफिस की तरफ बढ़े और एक साथ अंदर चले गए। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।